and welcome to the Nigla Group presents the Tyson Talk Show Season 6, co-powered by Proveda Herbal India, hospitality partner Hotel Pips, beauty partner New Look Unisex Salon, fashion partner Ricky Romin, media partners Arun Bhumi, Spark News, Arunachal West News and MPL News Live. आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है all the way from Tawang and she is also the chairman of Child Welfare Committee. और उनको हम सब उन्हें बहुत प्यार से सेल्फ हेल्प ग्रुप अमा के नाम से भी जानते हैं। अमा नोरबुड्रेमा, वेलकम टू द टाइसन टॉक शो। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? सबसे पहले तो मैं ये द टाइसन टॉक शो के सभी दर्शकों को मैं हार्दिक प्रणाम करना चाहती हूँ और मैं तवांग से आई हूँ। इसी टॉक शो के लिए मौका दिया है आपने हमें ये मौका दिया है, तो इस मौका का मैं भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगी। अमा, बहुत सारे लोग आपके बारे में और भी जानना चाहते हैं, प्लीज़ उन्हें बताइए अपने बारे में। मेरा नाम नरबुड्रेमा है। मैं तवांग से हूँ। मेरा गांव का नाम ठिलम है, ये जो लुमला सर्किल में आता है। और मेरा प्रारंभिक शिक्षा जो है बनसली लुमला में 2-3 साल रही हूँ और इसके बाद मेरा शिक्षा जो है बनस्थली विद्यापीठ में हुई। बनस्थली विद्यापीठ में जाने का मुझे जो है प्रेरणा जो है मेरी बड़ी बहनों से, जो अरुणाचल गवर्नमेंट ने हमारे तवांग से ही एक दीदी था जो टाशीबुरी, इस समय वो स्वर्गवास हो चुकी है, उनकी प्रेरणा से मैं बनस्थली पहुंची हूं। उनको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि वो इतना दूर हमारे मोम्पा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना दूर जा रही है। मुझे भी पता नहीं है राजस्थान कितना दूर है, लेकिन मैंने उनको देखकर ही फैसला लिया था और अपने माँ बाप को राज़ी किया था कि मुझे भी बनस्थली भेजिए, राजस्थान भेजिए पढ़ने के लिए, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो इसमें मेरा माँ बाप ने बहुत साथ दिया और मैं इस राजस्थान में पढ़ने का मेरा अनुभव जो है, मुझे मैंने वहाँ 14 साल अपना शिक्षा ग्रहण किया है। लगभग कहिए क्लास 1 से लेकर मैंने BA तक वहीं पढ़ाई किया है। तो ये अरुणाचल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हमारे ऊपर में कर्ज, हम अपने को कर्जदार मानते हैं कि उस समय 1966-67 में उन्होंने हमें एक हिंदी पढ़ने के लिए हमें जो है राजस्थान भेजा और राजस्थान में मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की, क्योंकि वहाँ ऐसे है कि एक बार आप फेल हो जाएंगे तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। और वो सिर्फ लड़कियों के स्कूल है, जो हमारे राजस्थान के पहला मुख्यमंत्री जो हीरालाल शास्त्री हैं, उन्होंने उस स्कूल को 5 लड़कियों से शुरू किया था। और उनकी बेटी जो है बहुत 12 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई और उसमें उनका देहांत हो गया था। तो आपा जी ने पूरा लड़कियों के लिए उन्होंने वो स्कूल खोल दिया। एक लड़की तो गई तो क्या 1000 लड़की उनके पास अभी है। अभी लगभग 18,000 लड़कियां वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो बहुत ही मैं अरुणाचल गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे स्कूल में भेजा जिस जगह में मेरा पूरा पढ़ाई जो है करने का मौका मिला। तो ये हर किसी को नहीं मिलता है, मैं भाग्यशाली मानती हूँ अपने को। अम्मा, आपने अभी भी बताया कि 14 इयर्स आपने राजस्थान में पढ़ाई किया है, तो राजस्थान में 14 इयर्स में ऐसा कुछ आपका जो अभी तक आपको वो याद है, ऐसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपके लिए? जी, इससे पहले मैं थोड़ा सा मेरा स्कूल में जाना कैसा हुआ, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि पहले समय में तो हमारे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, ना माँ बाप पढ़े लिखे, ना हमारे जो दादा परदादा या नानी कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे हम लोगों का हमारे DC थोंगची सर ने जैसे बताया, इसी दर्जी थोंगची सर ने बताया कि पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था। तो मैंने भी उस माहौल को देखा है। और जब मैं मेरा स्कूल में
दाखिल होने का बहुत रोचक कहानी है। ऐसा है कि हमारे गांव में लॉटरी होता था। जब पूरे लुमला एरिया में एक स्कूल खुल रहा है, वहाँ के लिए आपके लिए स्टूडेंट चाहिए बोलते तो लॉटरी किया गया है। और उस लॉटरी में मेरा बड़ा भाई का नाम आया था, लेकिन बड़ा भाई को माँ बाप ने इसलिए नहीं भेजा कि उसे घर का पूरा भार संभालना है। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो उसका भार संभालना है। तो और लॉटरी हमारे घर में हमारे घर में ही लॉटरी लगी थी कि जाना ही है, आपके घर से एक बच्चे को स्कूल जाना ही है। तो मुझे वही मौका मिला और मैं अपने को भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे वो लॉटरी के माध्यम से, मुझे भैया के ना जाने से मुझे वो मौका मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बार मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम है सुनना कि लॉटरी सिस्टम के वजह से कोई पढ़ने को गया है। जी जी, देखिए ये आपके जगह में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों के एरिया में तो लोग पहले से जागरूक थे, लेकिन हमारा तवांग जो है पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत पीछे थे। 3 लड़का होता था, बीच वाला लड़का जो है लामा में पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन बाकी लोगों का कोई पढ़ाई का तरफ में किसी का ध्यान नहीं था। लोगों को लगता था कि खेती करना है, भेड़ा चराना है, गाय चराना है, याक चराना है, इस तरह का सोच रखते थे। तो और लड़कियों को स्कूल भेजना तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा था, लेकिन मुझे वो मौका जो मिला है, मैं भगवान को लाख लाख शुक्रिया करती हूँ। और मैम, बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा, बट आपका 40 इयर्स, ऑलमोस्ट 40 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। यू वर ए टीचर फॉर अराउंड 40 इयर्स। तो आपने टीचिंग को ही एज अ प्रोफेशन क्यों चुना? बात ऐसी है कि मैं जिस जगह में पढ़ी, मैंने जैसे बताया कि आपके मैं बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में है, वहाँ मुझे जितना भी टीचर पढ़ाने वाले मिले थे, हमको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते थे वो लोग। उनको देख करके मुझे लगता था कि मुझे भी बाद में बड़े होकर मुझे टीचर बनना चाहिए था। तो मेरा वो एक वहाँ के टीचरों को पढ़ाने का ढंग देख के, बच्चों के साथ व्यवहार करने का जो तरीका देखा हमने, मार पीट के ऐसे पढ़ाना उस समय भी नहीं था, सोचिए आप। तो मेरे जितना भी शिक्षक थे उस समय के, उन सब की प्रेरणा से मुझे लगता था कि मुझे टीचर बनना चाहिए। और बच्चों के साथ हमेशा जुड़ाव बने रहना, वो एक टीचर ही जुड़ सकता है और कोई जुड़ नहीं सकता है। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो बच्चों के साथ जुड़ के बच्चों के लिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सोचे, ऐसा विचार रखे। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा प्रोफेशन में ऐसा है। लेकिन टीचर जो है, काम तो बहुत जिम्मेवारी का है, हद से ज़्यादा जिम्मेवारी का है। अगर टीचर अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो वही चीज़ को मैंने अपने जहन में रखा और मेरे टीचर जैसे मैं भी एक टीचर बनूंगी, ऐसा मेरा बचपन से मेरा विचार था। ऐसे एज ए टीचर, जब आपका जो समय था एज ए टीचर, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, आपके एक्सपीरियंसेस, उसको प्लीज़ हमें थोड़ा सा शेयर कीजिए। ऐसा था, गांव में स्कूल तो कदम कदम पे खुल गए थे, लेकिन बच्चों का स्कूल में ध्यान अभी भी, माँ बाप का ध्यान उस समय भी नहीं था। तो हम लोग घर घर जाते थे, आपके बच्चे को स्कूल भेजिए, हम लोग आपको पढ़ाने आए हैं, आपके गांव में आए हैं, आप बच्चों को स्कूल में भेजिए बोल के, इस तरह से घर घर जाके मैं रिक्वेस्ट करती थी। और हम लोग जब मेरा टीचर अपॉइंटमेंट हुआ था, मैं 1979 में मुझे मई महीने में टीचर का जॉब मिला था। तो जैसे ही मैं वहाँ से ग्रेजुएशन करके आई हूँ, तो उस समय तो जॉब अवेलेबल था। मुझे सीओ करने के लिए भी कहा गया, लेकिन सीओ से नहीं होगा, मैं बच्चों के साथ ही रहूँगी सोच के मैंने कहा कि नहीं, मुझे टीचर बनना है। तो मेरा अपॉइंटमेंट 27 मई 1979 में मेरा पहला मुझे अपॉइंटमेंट मिला। इसके बाद तो मेरा रिजल्ट तो अगस्त महीने में आया, लेकिन उसके बाद जो है मेरा जॉब जो है रेगुलर हुआ।
और मैम, ये आपका तो रिटायरमेंट 2019 को हो गया था, जी, जैसे जी। हमें पता है। जी, जी। उसके बाद में आपने ज्वाइन किया सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसका जी। नाम है वोंग अमा। जी। तो आपके मन में ऐसा क्या था कि अभी रिटायरमेंट हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग रेस्ट करना भी पसंद करते हैं, बट आपने काम को कंटिन्यू करना सोचा, तो आपके मन में क्या चल रहा था तब? मैं जब मेरा रिटायरमेंट का जो समय नज़दीक आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगी, अब मेरा लाइफ कैसा होगा, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में बिजी रहती थी। मैं अपना ड्यूटी को बहुत ईमानदारी से निभाती थी। मेरे जहन में वही होता था कि मुझे अपना सही समय में स्कूल जाना है, सही स्कूल में जो भी ड्यूटी हमको मिलता है, जो भी टाइम टेबल हमको मिलता है, बखूबी से निभाना है और सबको दिखाना है कि टीचर को एक समय का पालन करना, पंक्चुअल होना और एक अच्छा टीचर कहलाने के लिए मेरे मन में एक ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छे टीचर कहलाऊं। लेकिन बच्चे मुझे बहुत स्ट्रिक्ट मैडम के रूप में पहचानती थी। मैं रूल एंड रेगुलेशन और स्कूल का जो भी कैरिकुलम के साथ मैं कभी भी उसके साथ मेरा समय बंधा रहता था, टाइम टेबल बंधा रहता था। उस टाइम टेबल से चलना मैं बच्चों को सिखाना चाहती थी, क्योंकि जब तक इस चीज़ को एक पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं होगा, तो कोई भी एक स्कूल एक बच्चा को भी वो एक अच्छा नागरिक बनाने की ओर कदम है नहीं लगता मुझे। इसलिए मैं दिल से, मेरा प्रोफेशन मैंने दिल से चुना और मैं दिल से काम करती थी। मैं बच्चों के साथ में हर चीज़ कोई पोइम होना तो मैं उसको गा के बच्चों को सिखाती थी, तो बहुत तुरंत बच्चे कैचअप करते थे। तो उससे मुझे वो खुशी जो है मुझे हमेशा याद आते थे। मुझे बच्चों के लिए मुझे काम करना है, बच्चों के लिए बच्चे भी अगर टीचर बनना चाहें तो वो भी, जैसे मैंने अपने टीचर को देखकर एक टीचर बनने का ख्वाब देखा, उस ख्वाब को पूरा किया। तो मैं भी चाहती थी कि मुझे देख करके मेरे बच्चे टीचर बनेंगे तो वो भी अपनी ड्यूटी में इतने ही ईमानदारी से निभाएंगे, उतने ही मेहनत करेंगे, क्योंकि टीचर का काम भी बहुत मेहनत का काम है। अगर मेहनत इसके साथ जुड़े हुए न हो तो एक अच्छे टीचर नहीं बन सकता, मुझे ऐसा लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ? हाँ, मैं अपनी बातों में खो गई। मैं अपने समय को याद करके उसमें बह गई। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जब रिटायरमेंट के नज़दीक आया तो मैं वही सोच रही थी। मैंने अपने दिनचर्या को बताया, अपना टाइम टेबल को बताया कि मैं सुबह से लेकर शाम तक जितना तक मेरा स्कूल का टाइमिंग होता तब मैं हमेशा लगी रहती थी। तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मुझे बहुत रोना आया उस स्कूल को मैं छोड़ी हूँ। उस पहले तो वो जब मैं उस स्कूल में ज्वाइन हुई तो वो प्राइमरी स्कूल थी, लेकिन जब मैं वहाँ रिटायरमेंट हो गई तो वो सेकेंडरी स्कूल बन गई थी। तो मुझे उस स्कूल को छोड़ते वक्त मेरे आंखों में बहुत आंसू आया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब बच्चों से मेरा मिलना नहीं होगा, बच्चों को जिस तरह से मैं पढ़ाना चाहती हूँ वो पढ़ाना नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता था। और उस समय मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी। और तब इतनी समय में ये एक कैंपिंग चल रहा था ARSLM की तरफ से। वहाँ में कुछ स्टाफ आए हुए थे, 5-6 स्टाफ आए हुए थे और वो गांव-गांव जाके सबको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के लिए कहे जा रहे थे। तो ऐसा मौका मेरे विलेज में भी आए, वो लोग सब आए और कह रहे हैं कि आप सबको उन्होंने पूरा वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या चीज़ है, उसके अंदर में पंचसूत्र क्या चीज़ है, उन्होंने सब एक्सप्लेन करके जो भी स्टाफ वहाँ में ARSLM की तरफ से आया है वहाँ उन्होंने बहुत मेहनत किया और मेहनत करके हमसे पहले 2 ग्रुप बन चुके थे। हमारा ग्रुप बनने से, मेरा ग्रुप बना है 19 नवंबर 2020 में। तो उस समय 2-3 ग्रुप बन चुके थे तवांग में, लेकिन और जगह बिल्कुल नहीं बना था, गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन जब उन्होंने वो बताया तो मैं जुड़ना चाहती थी।
मैं ऐसे ही बैठने के लिए मैं नहीं सोचती थी। मेरा वो समय जो रूटीन था वो रूटीन में फिर मैं दोबारा दूसरा रूटीन में आना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि सेल्फ हेल्प में जुड़ना, अगर वो ये ARSLM ना होती तब भी मैं अपने गांव के आसपास जो महिलाएं थी जो बैठी हुई थी ऐसे, उनको मैं सिखाना चाहती थी कि चलो कुछ न कुछ काम करते हैं, घर में बैठे रहे क्या करेंगे, कुछ न कुछ मैं उन लोगों को करने के लिए मेरे मन में प्लानिंग चल रहा था। इसी समय में ARSLM गांव में पहुंचा और उन्होंने कहा कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना चाहिए। मैं तुरंत तैयार हो गए और मैंने 8 आमा को तुरंत तैयार कर दिया कि चलिए हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ते हैं। और अब उसका क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे, क्या क्या नुकसान होगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हमने कहा कि ग्रुप से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ काम करना है तो ग्रुप में रह के काम करना है। एक तिनका तो आप आराम से तोड़ दे दें, लेकिन मुट्ठी भर तिनका को आप नहीं तोड़ सकेंगे ना। तो ग्रुप में रहना, जुड़ के कुछ काम में सफलता पा सकती हैं, ऐसा मेरा विचार आया। और मैंने उन आमाओं को बताया कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ये ग्रुप जो है, जो भी स्कीम आया है, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का जो बातें गांव-गांव में चल रही हैं, तो उसमें हम लोगों को सबको जुड़ना चाहिए। सिर्फ हम ही नहीं, आप सबको जुड़ना चाहिए, औरों को भी हमको जुड़ाना होगा। इस तरह से हम लोग बात करके जुड़ा। तो हमारी जो भी स्टाफ है ARSLM की तरफ से, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया। और मुझे लगता है कि जितना मेहनत हमारे ARSLM ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाने के लिए कोशिश किया है, वो अगर कोई दूसरा होते तो इतना ग्रुप बनना है। अभी हमारे तवांग में आपको जान के आश्चर्य होंगे कि 77 ग्रुप्स मेरे तवांग ब्लॉक में हैं। लुमला ब्लॉक का अलग है, जंग ब्लॉक का अलग है, और किप्पी में अभी फिलहाल ही पिछले साल ही उसका वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। तो वहाँ तो 38 ग्रुप जो है बन के रेडी हुआ। मैं उस गांव तक भी मैं पहुँची हूँ, क्योंकि CRP का मतलब कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में मुझे एक मौका मिला ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरफ से। तो मैंने उसका भरपूर कर सब आमा लोगों को इस ग्रुप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। सब लोग जुड़े भी। महीना भर हम लोग किप्पी गांव में जाके अपना बोरा बिस्तर लेके बैठे, और उन्होंने वहाँ में सब इस ग्रुप से सभी लोग अनजान थे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या चीज़ है। तो हम लोगों ने इसमें पंचसूत्र क्या है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें क्या क्या आती हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है इस ग्रुप से जुड़ने से, आप बिना जुड़े रहिए और जुड़ के रहने से क्या फ़ायदा होता है, उस चीज़ को मैंने हर आमा तक पहुंचाने के लिए कोशिश किया। तो इसी मेरे महीने हमारे और भी हमारे साथ एक्टिव, हम लोग को उसमें एक्टिव वुमेन के नाम से पहचान के हम 3-4 जो है आमा जाके उस जगह में जाकर ट्रेनिंग दिया। तो सब आमा हमसे प्रेरित हुआ और ग्रुप में जुड़े। तो अभी किप्पी में 38 ग्रुप है और तवांग में 77 ग्रुप है। इसके ऊपर में हम लोग का ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में थोड़ा ऊपर जाएंगे। ग्रुप बन जाने के बाद PLA पर प्राइमरी लेवल फेडरेशन करके एक ग्रुप है, जो कुछ ग्रुप मिलके एक फिर ग्रुप बनता है ऐसे। तो उस ग्रुप में हमारे फिलहाल में मेरा PLF का नाम तो गंदन नमगेला से है। मेरा जैसे आपने मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम बताया आपको, वोंग आमा। तो वोंग आमा बोलने से अभी तवांग में तो वोंग आमा को सभी लोग पहचानते हैं जी। और गंदन नमगेला से फिर PLF बन जाने के बाद उसका एक नाम अलग हो जाता है। तो उसका तवांग गोम्पा के नाम में हम लोग ने अपना PLF का नाम रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कानों में पड़े कि गंदन नमगेला सा तो तवांग में है। तो उस वजह से भी मेरा ग्रुप फेमस होगा नहीं क्या, ऐसा एक आशा रखते हुए। तो गंदन नमगेला से मेरे PLF का नाम है। इसी तरह से 7 PLF है जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो उसमें जितना भी हम लोग का सेल्फ हेल्प का एक एरिया में, एक पंचायत के अंदर में जितना भी सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है, उससे फिर एक बड़ा ग्रुप जो है PLF के नाम से जाना जाता है।
अमा, आपने जैसे बताया कि वोंग अमा का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है आपका वो फेमस हो गया अभी थोड़ा तवा में, लेकिन ये फेमस इसलिए भी होगा शायद, हम लोग ने सबने सोशल मीडिया में देखा है आपका वायरल स्पीच आपको वायरल स्पीच का पीछे क्या कहानी है? वो तो ऐसे है, हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ न कुछ अमा को यहाँ में हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ में एक ये डिपार्टमेंट को लेके एक इंटरेक्शन का प्रोग्राम बहुत दिनों से बन रहा था, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो लास्ट ईयर 5 जुलाई 2023 में ये प्रोग्राम हुआ। पहले 3 तारीख को फिक्स किया था, लेकिन बाद में इसको पोस्टपोन करके 5 तारीख में हुआ, 5 जुलाई में हुआ। तो उसमें हम 4 आमा को मौका मिला था अपने बातों को रखने का, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का। 4 आमा को मौका मिला था, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मैंने सारा समय मैंने ले लिया, और तो 3 आमा को तो बहुत कम समय, 2 को तो मिला ही नहीं। तो उनको भी उनसे भी हम उनका भी एक्सपीरियंस लोग जानना चाह रहे होंगे, लेकिन मैं इस मंच के द्वारा कह रही हूँ कि उनको भी ज़रूर मौका मिलना जाएगा। और मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप में आने के बाद मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, मुझे कैसे फीलिंग हुआ, मैंने उसी बात को वहाँ शेयर किया, और वो लोगों को पसंद आया और इसलिए वायरल हुआ जैसे लगता है मुझे। नहीं तो मैंने ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं कही थी, लेकिन मुझे जो फ़ायदा हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप में आने के बाद मेरी लाइफ में क्या एक चेंजेस आई, उसको मैं लोगों को बताना चाह रही, ताकि मुझ जैसे औरत इस तरह एक खुश हो सकते हैं, समय का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो और अरुणाचल के और भी हमारे जितना लोग हैं, हमारे लोग भी इस चीज़ को फील करें, कोई किसी अपने को कमज़ोर ना समझे, और भरपूर इसमें सहयोग दे के कुछ न कुछ करें, ताकि समय भी का भी सदुपयोग हो और उसमें कुछ कमाई भी हो, कुछ पैसे भी आमदनी भी हो। तो मैंने जब मेरा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, वोंग सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, तो हमें ऐसे बताया गया कि आपको 3 महीने तो बहुत मेहनत करके दिखाना है, लेकिन किस तरफ मेहनत करके दिखाना वो मालूम नहीं था। तो मैंने वहाँ के फेमस लोसर में बनता है खपसे, जो खपसे के नाम से जाना जाता है, उन अमालों को ठीक से हमने खपसे बनाए, क्योंकि खपसे हर अमा को बनाना आती है। तो उसमें हाथ में एक कला है, जो खपसे बनाने में जो रेसिपी लगती है, उसका सही रेसिपी लगने से ही वो टेस्टी होता है। नहीं तो हर कोई इसको मैदा भून करके काट करके फ्राई करके ऐसा नहीं होता है। तो मैंने अमालों से डिस्कशन करके मीटिंग में, हम लोग का हर हफ्ता मीटिंग होता है, हर हफ्ता मतलब इसमें एक सेविंग होता है। तो इसमें सब अम्मा को बताया कि चलो हम लोग खपसे बनाते हैं, ये हम लोग का यहाँ का लोसर का बहुत अच्छा डिश है, जिसको लोग खाना पसंद करते हैं, इसका टेस्ट लेना पसंद करते हैं। तो इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं और इसमें हम लोग काम करते हैं। तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक तो हम लोग ने, हमारा ग्रुप ने पूरा अपना घर का सारा काम छोड़ करके इसमें लग गई, और कहीं जंगल में चाय पत्ती उठाना जाना, जंगल में धूप जो अगरबत्ती बनती है उससे उसको काट कर सुखा के बिक्री करने के लिए, ऐसे करते करते हमारे ग्रुप को काफ़ी आमदनी हुआ। तो हम लोग जमा तो क्या, कितना सेविंग, रेगुलर सेविंग तो कितना करते हैं हम लोग, 30 रुपये करते। तो 30 रुपये से क्या कर पाएंगे। तो लेकिन लोगों ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में संदेश ही यही है कि आप बचत करना सीखिए, थोड़े थोड़े बचत करना सीखिए, और थोड़े थोड़े बचत से आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। तो यही संदेश को मैंने करके दिखाने के लिए कोशिश किया। और अभी हम लोग का पासबुक में देखेंगे तो ये हर अम्मा का 30 रुपये से 6,600 रुपये तो हुआ है। ये हमारे मीटिंग में हमने देखा कि एक अम्मा का 6,600 रुपये जमा हो चुके हैं। तो वो देखिए, अगर हम 30 रुपये भी जमा ना करते और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का संगठन ये तैयार ना होते, तो वो अभी सोचिए, अभी लगभग हम लोग का 4 साल हो, 19 नवंबर में 4 साल हो जाएगा। इस बीच में अगर देखें तो 6,000 तो जमा हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लोगों को बचत करना के रूप में।
तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप मत सोचिए, बहुत चीज़ें सिखाए जाते हैं, बहुत चीज़ें सिखाए जाते हैं आपको। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपिंग करके, उसमें एक तरह से कैंपिंग होता है, बचत कैसे करना है, कहानियों के माध्यम से आप बचत करना सीखें, बचत कहाँ करना है वो चीज़ सिखाया जाता है। तो सोचिए पहले ज़माने में मेरे जितना भी, जब से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने से पहले किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि मेरे पास में जो कुछ भी आमदनी हो रहा है उसको मैं बैंक में जमा करूँ, ऐसा सोच बिल्कुल ही नहीं। या तो कहीं बक्सा के एक कोने में कपड़े के बीच में रखे जाते थे, या तो अनाज के बीच में रखे जाते थे। तो इस चीज़ को ऐसा नहीं करना है। अगर अनाज के बीच में रखता है तो चूहा खा सकता है, कपड़े के बीच में रखता है तो आदमी चोरी कर सकता है। ऐसा उदाहरण देते हुए अमालों को बचत करना सिखाया। तो देखिए अभी हर एसएचजी ग्रुप में कुछ न कुछ पैसा उससे आमदनी हुआ है, और कुछ न कुछ उससे मतलब पैसे से पैसा बनाने की चाह रख रहे हैं। तो बहुत बड़ी जी सोच में बहुत बदलाव हुआ है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने के बाद ही ये बदलाव आया है। और नरेंद्र मोदी जी तो हर वक्त यही कहते हैं कि घर के अम्मा को आप आत्मनिर्भर बनाइए, घर की माँ को आत्मनिर्भर है, पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये बड़ा, ये जो संदेश है प्रधानमंत्री जी का, ये संदेश जो है हम कभी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हर अम्मा को ये सोचना चाहिए कि हमें एक बचत करने का तरीका मालूम है, हमें कमाने का एक जरिया मालूम है। गवर्नमेंट बहुत तरह से हमको हेल्प कर रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। आप बागवानी योजना के द्वारा, आपको गाड़ी के लोन के द्वारा, बैंक से लोन आप जितना चाहो लेने के प्रेरणा दे के, तो बैंक से जुड़ना सिखा रहे हैं, बचत करना सिखा रहे हैं। और कुछ न कुछ आप अपने घर के लिए करिए करके इस तरह का ये ARSLM जो है प्रोग्राम है, जो डिपार्टमेंट बना, एक पूरी तरह से डिपार्टमेंट नहीं कहेंगे, तो उनके जो भी कार्यकर्ता है उनके मेहनत से ये संदेश घर घर तक पहुंची है। और घर घर तक पहुंच के अम्मा लोग इसका लाभ उठा रहे। तो ये बहुत बड़ा समाज में ये बहुत बड़ा बदलाव है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव है। और जो अम्मा भी नहीं जुड़े हैं इससे जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। और आत्मनिर्भर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अभी हम लोग हमारा जो कन्वर्सेशन है उसको हम लोग ब्रेक के बाद के लिए रखते हैं। और अभी हम लोग एक छोटा सा निगला कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं। और लेट्स वॉच आवर स्पॉन्सर्स एड। Welcome back again to the Tyson Talk Show Season 6. Moving forward with our interview. अमा, पहले आपसे जब हमने बात किया था तो पता लगा कि सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है आप लोगों को घूमने का भी मौका मिलता है। उसके बारे में क्या आप बता पाएंगे हमें? सेल्फ हेल्प ग्रुप को गवर्नमेंट की तरफ से हमें 1,40,000 मिला था, जिसमें हमने 8 अम्मा को सिक्किम घुमाने ली। वाह! तो सिक्किम और अरुणाचल तो लगभग सेम है, फिर भी वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है। और वहाँ जिस तरह से उन्होंने अपने टाउन को ब्यूटीफुल बना कर रखा है, साफ़ सुथरा रखा है, वो सब अम्मा लोगों को सीखने का एक
मौका मिला। मौका मिला। और वहाँ जितना भी गोम्पास थे वहाँ में इतना सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, गोम्पा पूरा फूलों से सजा हुआ था। तो उसी चीज़ को हम लोग प्रेरणा लेके हम लोग ने तवांग गोम्पा में फूल लगाने के लिए सोचा। जिस जगह में सब गंदगी फेंक के रखे जाते थे, कूड़ादान बना कर रखा था, उस चीज़ को हम लोग ने सोचा कि चलो ये हमारा तवांग गोम्पा है, पूरे विश्व में एशिया के अंदर में सेकंड है गोम्पा है। और इस गोम्पा को हम लोग यूं ही अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ फूल लगाना चाहिए। अभी मैंने उस समय भी चर्चा किया था आपको, 5 जुलाई में भी मैंने सीएम के इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में भी इस बात को मैंने चर्चा की थी कि तवांग गोम्पा को बहुत सुंदर है ही है, उसको 4 चांद लगाने के लिए फूल की ज़रूरत है उसको। और हमने फूल अभी लगा के हर सीज़न में अलग अलग फूल वहाँ खिलते हुए आपको दिखाई मिलेंगे। और मेहनत है, लेकिन उस मेहनत पे हम लोग ने काम किया और आज वो एक सुंदर बागान के रूप में आपको दिखाई मिलेगा। तवांग आइए, आप ज़रूर देखिए। जी जी, ज़रूर और ज़रूर। मैं इसके ऊपर में एक कहानी, मैं उस दिन उसी गार्डन में काम कर रही थी, तो सेप्पा से ये कई जने तवांग गोम्पा को देखने आए थे। तो हम लोग उसी में लगे हुए थे, काम कर ही रहे थे, घास निकाल रहे थे, सफाई कर रहे थे। तो हमको देखने के साथ साथ बोले, अरे ये अम्मा तो वही अम्मा है तो जो फेसबुक में दिख रहा था। फेसबुक में देखा फेसबुक था, में बोले। दिख रहा था। मैंने कहा हाँ हाँ मैं वही अम्मा हूँ। तो मैंने कहा झूठ तो नहीं बोला ना, मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने झूठ तो नहीं बोला ना स्पीच में, मैं देखे काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो वो बहुत खुश हुए और आके बोले मैंने अपना, मुझे यहाँ तवांग में आकर मैं अपना दोस्त से नहीं मिला हूँ, मुझे अम्मा दिखाई दे रही, चलो अम्मा के साथ सेल्फी हो जाए, फ़ोटो हो जाए। तो वो बहुत खुश हुए और मैं भी बहुत, हमारे ग्रुप जो है बहुत खुशी खुशी उनके साथ फ़ोटो खिंचवाए। तो ये सब लोगों का प्यार है, ये लोगों का प्यार है। और जहाँ काम करे और लोगों का प्यार मिले तो उस काम में और मेहनत करने का इच्छा दिल में जागती है। जी जी। आप तो अभी ऑलरेडी एक फेमस पर्सनालिटी भी है हमारे यहाँ में। नहीं, हाँ बिल्कुल है। आपके स्पीच के बाद में तो आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ एक इंसान ने आपको फ़ोटो मांगा है, और तो बहुत लोग, ऐसा कहानी होगा आपका। हाँ, मैं सरस मेला का मैं कहानी बताती हूँ। लास्ट ईयर ये 27 नवंबर से 8 दिसंबर तक ये आईजी पार्क में सरस मेला हुआ था। हाँ। जिसमें मैं वहाँ से 3 ग्रुप को लेके आई थी, गांधन ग्रुप, बुद्धा ग्रुप और वोंग ग्रुप वो। तो उसमें से हम लोग सब ग्रुप से 2-2, 3-3 अम्मा को लेके आए और हमने उस मेला में तवांग का मोमो, थुक्पा और खपसे बना के खिलाए। तो लोगों ने जो प्यार दिया ना, मैं आज भी उसी चीज़ को, ऐसा मौका सेल्फ हेल्प ग्रुप अमल औरों को भी मिलना चाहिए। वो लोगों को भी महसूस हो कि लोग कितना चाहते हैं। लोग हम लोग मोम्पा ट्रैवल का जो रेसिपी जो खपसे है उसको लोग कितना पसंद करते हैं, ये उस समय उस मेला से पता लगा। तो बहुत ही अच्छा लगा। और उस समय तो लोग जो है, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 5 जुलाई से नवंबर का समय ज़्यादा नहीं हुआ था, तो लोग मेरे साथ सेल्फी, अगर मैं सेल्फी लेने के लिए भी पैसे ले लेती तो लगभग बहुत पैसे कमाते। लेकिन लोगों का प्यार देख करके मुझे लगा कि वाह, मैं तो एक लेक्चर से फेमस हुई हूँ क्या। सचमुच मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। और बहुत अच्छा लगा। ट्यूटिंग से आदमी आए, मेचुका से आए, कोना कोने में। मैं परशुराम कुंड, यहाँ मेला हो जाने के बाद में हमारे को परशुराम कुंड बहुत एक फेमस अरुणाचल में एक तीर्थ स्थल है जो परशुराम कुंड से जाना जाता है। तो मैं हमारे को उस जगह में दिखाने के लिए गई। और हम लोग के धर्म में वो जगह को बहुत पवित्र माना जाता है, जहाँ माँ का कर्ज अगर चुका सकते तो वो परशुराम कुंड में जाना है, वहाँ माँ का कर्ज चुक जाता है बोल के ऐसा सुनने को मिला था। तो वो जगह देखने के लिए गए। तो वहाँ जो सोमो के एक दुकान, चाय के दुकान में मैं बैठी थी। तो वो एक नाम से तो मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत दिल से बोली उन्होंने कि अम्मा आप तो वही अम्मा है ना जो आप लेक्चर दिया।
मैंने कहा हाँ, तो आपको मेरे गांव में भी आने की जरूरत। तो उन्होंने एक गांव का नाम बताया, अरे मुझे वो गांव का नाम है, शायद वो बता रहे हैं कि चाइना बॉर्डर के पास में है। आपको हमारे गांव भी आना चाहिए। इस तरह तो लोगों का बोलने के ढंग से कि मुझे उनके गांव तक भी आना चाहिए, कहने का मतलब वो लोग कितना हमारे बात को उन्होंने अच्छा से सुना, ऐसा लगता है। जी जी बिल्कुल। ऑडियंस को ये भी शायद पहले मैंने बोला था बिगिनिंग में कि यू आर ऑल्सो द चेयरपर्सन, आप चेयरपर्सन है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का। तो आप लोग ने बहुत सारा अवेयरनेस कैंपेन भी ऑर्गेनाइज़ किया है फॉर द चिल्ड्रन। तो क्या आप उसके बारे में और थोड़ा हमें इंसाइट देंगे कि किस टाइप का आप लोगों का अवेयरनेस कैंपेन होता है और कहाँ कहाँ होता है? ऐसा है, आज के इस समय में बच्चों के प्रति बहुत अपराध हो रहा है सोसाइटी के अंदर में। पहले से होते आ रहा होगा कि अब हो रहा है ये तो मालूम नहीं, लेकिन बच्चों के प्रति अपराध जो है की जो तादाद है वो बढ़ चुकी है। तो हमारे मतलब हमारे गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का मानना है कि ये बच्चे को सुरक्षित रहना, उसको सेफ रखना और उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भविष्य में हमारे देश के नेता है। यही बच्चे डॉक्टर बनेंगे, यही बच्चे इंजीनियर बनेंगे, यही बच्चे टीचर बनेंगे, यही बच्चे फौजी। तो उनको आज हम संरक्षित नहीं करेंगे तो कल उनका लाइफ नहीं हो सकता। तो इसी मकसद को लेते हुए मुझे फिर चाइल्ड वेलफेयर में आने का मौका मिला। ये तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होता है, ये तो इसके लिए बाकायदा एप्लीकेशन देना पड़ता है, जो भी कार्रवाई होना पड़ता है, मतलब पूरा थ्रू आपका बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, एक्सपीरियंस मांगे जाते हैं। तो मैंने भी यूँ ही अप्लाई कर दिया कि चलो मिलना न मिलना ऊपर वाला की बात है, लेकिन मिलता है तो फिर भी मैं बच्चों से एक बार फिर जुड़ूंगी सोच के मैंने एप्लीकेशन डाला। तो एप्लीकेशन में लास्ट 22 मई में अपॉइंटमेंट फिर हमको चेयरपर्सन के रूप में चुना गया। मेरे नीचे वैसे 5 मेंबर होते हैं, लेकिन अभी हम लोग मैं और मेरे नीचे 3 मेंबर है। तो जब बच्चों के बाद में बच्चों के साथ में ऐसा कोई अपराध ना हो और बच्चों को जो एक मन में डर है, उसके साथ में जो कुछ भी अपराध हो रहा है उसको बोलने का एक जगह तो मिले, अपना कंप्लेन को रखने का एक जगह तो मिले। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्कीम लेके आया है, बहुत ही अच्छा। हम लोग जो है ये CDPO के अंडर में हम लोग काम करते हैं। तो उसमें आके मुझे यही लगा कि जब मैं उसमें CWC के उसमें ज्वाइन हुई तो कई सारे केसेस हमारे सामने में हो आया। तो कुछ केस इसमें पॉक्सो भी थे, जो सितंबर 2023 उसमें पॉक्सो केस भी हुआ। और बहुत अच्छे से मेरे मन में वही था कि जब इस काम के लिए मैं बच्चों को न्याय दिलाने के लिए काम करने के लिए आई हूँ तो मुझे करना चाहिए किसी के बात सुने बिना। तो 2 पॉक्सो केस आया, जिसमें एक पॉक्सो केस में तो बच्चों ने अपना स्टेटमेंट लास्ट एंडिंग टाइम में बच्चों ने अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया। तो तब लगा कि ये हमारे बच्चे नादान हैं कि घर जो कि माता पिता अनजान है उससे। तो जो भी न्याय का फैसला को तो हम लोग उसके ऊपर में हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगा कि बच्चों के स्टेटमेंट बदलने से वो केस जो है उसको सज़ा नहीं हुई है। तो एक पॉक्सो केस में तो सज़ा हो गई, उसको 25 इयर्स का 8 साल की लड़की के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। तो उसको तो 25 इयर्स के लिए वो कन्विक्ट हो गया। तो और स्कूल में
गुड टच और बैड टच के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, जी। क्योंकि बच्चे को मालूम नहीं है कि कोई अनजान आदमी उसके साथ में किस इरादे से टच कर रहा है। तो इस चीज़ को संदेश तो मैं हर स्कूल में हर बच्चे को देना चाहती हूँ कि देखो, कोई भी अनजान आदमी आपके साथ में इस तरह का टच करते हैं तो ये बैड टच है, और ये इसको बैड टच के रूप में लेके उससे हमेशा दूर रहना है, और उसको आप बात को इसको मन में दबाए रखने के बजाय उसको बाहर बताना है। और हर जगह अवेयरनेस होता है तो हम इस बात को पर बहुत जोर दे के बोलते हैं, और वहाँ के जितना भी स्कूल में है टीचर को सामने में रख करके अवेयरनेस देते हैं, ताकि पॉक्सो केस कितना एक ख़तरनाक केस है जिसमें सज़ा बहुत तकलीफ़ वाली सज़ा है। तो सबको ऐसा कोई गलत काम कोई भी ना करे, सब सोसाइटी के अंदर में ऐसा कोई काम सोसाइटी, तो इसलिए कोर्ट का जो हम लोग का जज मैडम है, हमको कई अवेयरनेस कैंपेन में मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, संदेश देने की कोशिश करती हूँ, जागरूक करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मुझे जज मैडम भी, मुझे जहाँ भी अवेयरनेस कैंपेन होता है तो मैं अपनी तरफ से, अपना चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से मैं अपना अलग से अवेयरनेस कैंपेन देती हूँ, और कोर्ट की तरफ से हमारा जो अवेयरनेस कैंपेन होते हैं उसमें भी मैं शामिल होती हूँ। और हर जगह में मैं लोगों को सतर्क करना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ अपराध करना रोकिए। बच्चे के साथ में अगर अपराध करते हैं तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, उसको और सज़ा भी बहुत खतरनाक सज़ा है इसमें। तो इसलिए गुड टच और बैड टच को मैं एकदम प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, मैं कैसे टच कर रही हूँ बच्चों के सबको खड़ा करके, बच्चों के साथ में मैं बच्चों के साथ तो घुल मिल बहुत जल्दी जाती हूँ, तो बच्चों को खड़ा करके मैं किस टाइप का टच आपके साथ कर रही हूँ मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो बच्चे बहुत मुझसे मिलने के बाद बच्चों को मेरे से दोस्ती होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपके लिए इस चाइल्ड वेलफेयर में आई हूँ, मैं आपके लिए काम करना है। तो और हेल्पलाइन 1098 हेल्पलाइन जो है हर बच्चे को दिखाती हूँ, और मेरा स्टाफ का नंबर, फ़ोन नंबर और जो चाइल्ड हेल्प नंबर है उसको मैं ज़रूर हर स्कूल में बोल रही, इसको आप नोटिस बोर्ड में टांग के रखिए। हो सकता है कोई आपको ना बता पाए, आपसे डर के ना बता पाए, लेकिन मुझे तो बताएगा ही बताएगा। मुझे ऐसा विश्वास, ऐसा लगता है मैं जिस जगह में भी अवेयरनेस देती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से मुझे खबर ज़रूर मिलेगी, ऐसा मुझे ऐसा एक आशा रहती है। तो बच्चे भी पूछते हैं कि ये नंबर में फ़ोन कैसे करेंगे, तो इस फ़ोन के साथ में, ये नंबर के साथ में एक्चुअल जो घटना घटा है उसको भी मैं बच्चों को बताती हूँ, और पॉक्सो केस में जो सज़ा मिला है उसको भी मैं बताती हूँ लोगों को। इस तरह का सज़ा आपको मिलेगा अगर आप बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करोगे, अपराध करोगे। तो इसके ऊपर में मैं सोसाइटी को भी मैं सचेत करती हूँ कि कोई बच्चों के साथ अपराध ना करे। जी जी। क्योंकि बच्चे भगवान के बराबर है, भगवान के समान है। उसको अगर हम उसके साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो भगवान भी हमको माफ़ नहीं करेगा, ऐसा मेरा सोचना है। थैंक यू सो मच अमा। हमको लगता है कि आपके वजह से, उसके आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से, जैसे आपने बताया अभी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से बहुत सारा जो अम्मा है, जो मदर्स है अरुणाचल को, उनको इसके बारे में पता है एंड खुद आत्मनिर्भर हो गए उन लोग। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा बात हुआ ये। और साथ में आपने जो चिल्ड्रन है, हमारे बच्चे जो है अरुणाचल के, उनके लिए भी आपने काम किया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड देन आपने जस्टिस भी दिलाया। और आई रियली होप कि आगे जाके भी जितना केसेस है उसमें आपको और जो बच्चे हैं उनको न्याय मिले। जी जी जी। और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको उनको ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे डियरेस्ट अम्मा ने आपके लिए एक समथिंग स्पेशल प्रिपेयर किया है। मैं जिस जगह में भी जाती हूँ मुझे एक वो वातावरण से दिखाई देता है ना, तो मुझे 2 लाइन लिखने का इच्छा हो जाती है। तो मैं आज भी ये टाइसन टॉक शो के ऊपर में मैं 2 लाइन लिख के रहती हूँ। मैं आपको अनुमति हो तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि
याददाश्त जो है उस समय लिख लेती हूँ, लेकिन याद तो नहीं रहता, कोई क्या लिखा याद तो नहीं, लेकिन बाद में कॉपी खोल के देखने से मुझे याद रहती है। तो मैं ये आपका टाइसन टॉक शो के ऊपर मैं कुछ लाइनें आपको बताना चाहूँगी। मखमली आसन, आसन आसन माने हम जिस जगह में बैठे हैं वो एक तरह से बहुत मखमली है। मखमली हाँ, मखमली आसन। तेज तरार सवाल, मखमली आसन, तेज तरार सवाल, सामना करते बेहतरीन हस्तियाँ, सामना करते बेहतरीन हस्तियाँ, हर प्रश्न निराली, हर उत्तर लाजवाब, हर प्रश्न निराली, हर उत्तर लाजवाब, मन से सुनो तो प्रेरणादायक, मन से सुनो तो प्रेरणादायक, आँखों से देखो तो बड़ा मनोरंजक। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आगे लाइन है। जी जी प्लीज़। इसमें अब हमने देखा है बच्चों को भी आप बुलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप इम्पोर्टेंस देते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों को भी आप इम्पोर्टेंस देते हैं, और हमारे अरुणाचल में जो अरुणाचल का नाम कमा रहा है उन सबको आप इनवाइट करते हैं। तो ये दिल में छू लेने वाले ऐसे प्रोग्राम आप लोग ने इतना अच्छा किया है। तो ये टाइसन जो टॉक शो है बहुत आगे तक जाए और समाज के हर वर्ग को, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के अमलों को भी ज़रूर जोड़िए, ताकि जैसे मुझे जोड़ा है उसी तरह से और अमल और डिस्ट्रिक्ट के अमलों को भी जोड़िए। तो आगे है मेरा बचपन की किलकार, या मैंने इसमें क्या देखा बोलने से लोग अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही हैं। तो इस बुढ़ापे में बचपन का यादें एक बार इसी जगह में याद आ रही है, तो मैंने इसको लिखा है बचपन की किलकारियाँ, यौवन की मस्तियाँ, हर पल की है अलग कहानियाँ। हर व्यक्ति यहाँ इस सीट में जो बने उन्होंने अपने लाइफ में जो कुछ बीता है, जो चीज़ अनुभव किया उस चीज़ को यहाँ बताया। लेकिन ये कैसा है? रोचक है, मनमोहक है, चंचलता से भरी है। कोई कोई हमने देखा बहुत चंचलता के साथ जवाब देते, बहुत खुशी के साथ, तो इस चीज़ को भी मैंने देखा है। हर शब्द में गंभीरता, हर शब्द जो बोला जाता है उसमें गंभीरता है, हर वाक्य में कई कहावतें, हर शब्द में गंभीरता है, हर वाक्य में है कई कहावत, मन से सुनो तो जीने का साहस, तन से सुनो तो कामयाबी का आस। मतलब एक इस जगह में बैठ के हमें भी कुछ करना है बोल के ऐसा लोगों के मन में आता है। बातों बातों में नब्ज तेज पकड़ती है। आप जैसे लोग जो यहाँ इस कुर्सी में बैठे हैं उनका मन को बहुत अच्छी तरह से टटोलते हैं और नब्ज को बहुत तेज से पकड़ते हैं। उनसे क्या करवाती हैं आप? अपने जीवन की कहानी सुनवाती है। ठीक है, सही है ना? बिल्कुल सही है। अपनी जीवन की कहानी सुनाती है, जीने का राह चुनवाती है, जीने का राह चुनवाती है। आप लोगों को प्रेरणा देता है कि देखो ये ऐसे हुआ है, आप भी ऐसे बनो, ड्रग्स के चक्कर में मत पड़ो। बिल्कुल ऐसे जी जी। बातों बातों में नब्ज तेज पकड़ती है, अपनी जीवन की कहानी सुनाती है, जीवन जीने का राह चुनवाती है। आप एकदम यहाँ जो बैठे हैं उनके द्वारा समाज में एक मैसेज दे रहे हैं कि उनकी जैसे तकलीफ़ करते हुए भी आप अपने मंजिल को पाइए। सफल राह पर चलना सिखाती है। जो आया है वो सफल लोग ही आया इस जगह में, तो सफल राह पर चलना सिखाती है, समाज को जागरूक बनाती है, इसीलिए टाइसन टॉक शो कहलाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मैंने एकदम रातों में आपका प्रोग्राम देखा और आपका प्रोग्राम देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तालो पोतम सर का इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट में वकील है, वो ज्योति क्या है, मैं पूरा नाम तो नहीं जान पा रही हूँ, लेकिन उन लोगों का इंस्टीट्यूट जब से मुझे ये नहीं मालूम था कि ये टाइसन टॉक शो क्या चीज़ है, मुझे मालूम नहीं था। तो मैं तो यही जब मैं एक शादी के प्रोग्राम में
डांस कर रही थी, नाच रही थी, लोगों को एंटरटेन कर रही थी, तो फ़ोन आया कि आप वहाँ ईटानगर आके इसमें टॉक शो में भाग लेंगे। तो मुझे टॉक शो क्या चीज़ है मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा ये गवर्नमेंट का ही कुछ प्रोग्राम होगा जिसमें मुझे बुलाया जा रहा होगा। तो मैंने यहाँ तक कि उनको पूछा कि मेरे रहने का जगह कहाँ होगा, मुझे कहाँ जाना होगा, कैसे आना होगा। इस तरह का मैंने कई सारे सवाल इस ऑर्गेनाइज़र को पूछ डाला, लेकिन ऑर्गेनाइज़र ने जिस ढंग से मुझे बताया तो मुझे मालूम हुआ कि ये तो बहुत एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करने वाला एक यूट्यूबर है और ये बहुत फेमस है। और तो मुझे अपने बोले हुए में मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुआ कि मैंने क्या पूछा। मैं तो ये एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइज़र है, गवर्नमेंट की तरफ से इसको किया जा रहा है, ऐसे मेरा मुझे ऐसे मालूम था। तो जैसे मैं कल ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ तो ये एकदम पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से अरेंज है ना, तो वहाँ रहना खाना सब में मैं सुबह वहाँ जाके अपना सामान उस होटल में छोड़ के आई हूँ। इसके बाद मैं वहाँ वापस नाहरलगुन से इस टॉक शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ, इसमें बातचीत करने के लिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जो भी ये टॉक शो जो भी जितने लोग भी इससे जुड़े हुए हैं सचमुच सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार लगे रहिए इसमें। थैंक यू। ये सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती है, लेकिन लोगों को आगाह करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को प्रेरणा देना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हमारे एक शो से बहुत लोग प्रेरित हो, लोग अपने गलत रास्ते में चलने से बचे और अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान होने के लिए कोशिश करें और अरुणाचल के लिए जिए, अरुणाचल के लिए मरे। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा लगा हमको। अम्मा, हमारे तरफ से टाइसन टॉक शो के फैमिली की तरफ से आपके लिए छोटा सा टोकन ऑफ लव। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है, मेरा ही फोटो इसमें तो बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Amma. Thank you so much. So that was the end of our today's episode. We will see you next time.